एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और सबकी नीट की तैयारी चल रही है मस्त। तो मैं लेकर आई हूं आज नीट फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने हैंड पिक किया है फ्रॉम ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो यानी कि ये उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो दिस इज नॉट जस्ट वन वीडियो, इस तरह के MCQ वाले वीडियो अभी काफी सारे आने वाले हैं, एक के बाद एक। ठीक है, तो साथ ही रहिएगा। एंड फॉर दिस वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 37, find the equivalent resistance of the network shown in the figure between points A and B। तो हमें ये पॉइंट A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना, क्योंकि इस सर्किट को देख के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज में है और कौन से पैरेलल में। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये A है और ये B है। तो हम क्या देख रहे हैं कि A और B के बीच में एक तो ये R रेजिस्टेंस है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये R। ठीक है, तो हम यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, एक R रेजिस्टेंस को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बाकी जो तीनों R रेजिस्टेंस है वो तीनों का एक एंड A पे है, तो तीनों को हम A से ही निकालेंगे, क्योंकि तीनों का एक एंड जो है वो A पे है और तीनों का दूसरा एंड कहाँ पे है, दूसरा एंड एक्चुअली तीनों का ही B पे है। इसका मतलब तीनों का ही दूसरा एंड एक पॉइंट पे मिल रहा है और वो पॉइंट जो है वो B से कनेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट है। अब तो आई थिंक आपको किसी हेल्प की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल में है। तो सबसे पहले इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो इसका हो जाएगा 3/R। तो RP हो जाएगा R/3, मतलब इन तीनों का जो पैरेलल रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R/3। अब ये R/3 और ये R जो है ये दोनों पैरेलल में है, तो इसलिए जो 1/R इक्विवेलेंट होगा सर्किट का वो हो जाएगा 1/RP प्लस 1/R। अब 1/RP हो जाएगा 3/R प्लस 1/R, यानी कि 4/R। देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/4। तो ये हमारा पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग नेटवर्क है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसमें भी हमें A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाइड तरीके से बनाएंगे। ये A है, ये B है। A से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ जिसके एंड टू एंड एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट होके B को कनेक्ट हो गया। तो A से एक रेजिस्टेंस, वहाँ से एक और रेजिस्टेंस और वो उसके बाद B। ठीक उसी तरह इसके दूसरे साइड भी ऐसे ही है। तो दूसरी साइड भी एक रेजिस्टेंस, उससे दूसरा रेजिस्टेंस और उससे B। ठीक है, और ये दोनों रेजिस्टेंसेस के बीच में ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये दोनों रेजिस्टेंस के बीच में ये पॉइंट है, ये दोनों के बीच में ये पॉइंट है, यहाँ से कुछ दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन है। अगर आप इस सर्किट को देखें तो क्या आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की याद आ रही है? यस, क्योंकि ये वैसा ही दिख रहा है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और बीच के आर्म में कुछ रेजिस्टेंसेस हैं। अब चूंकि यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो फिर P/Q इज इक्वल टू R/S, क्योंकि रेशियो जो है वो R/R भी 1 है, R/R भी 1 है। तो ये जो है बेसिकली एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये वाले आर्म से कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए ये दोनों रेजिस्टेंसेस को हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। तो अब अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो बड़ा सिंपल है, ये दोनों सीरीज में है, दोनों को जोड़ दो 2R। उसी तरह ये दोनों भी सीरीज में है, इनको भी जोड़ दो तो 2R। अब 2R और 2R पैरेलल में है, तो इसीलिए 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा 1/2R प्लस 1/2R, यानी कि 2/2R। देयरफॉर R इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा 2R/2, यानी कि दिस इज R। तो R हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। An electric kettle used to prepare tea takes 2 minutes to boil 4 cups of water. 1 cup contains 200 cc of water if the room temperature is 25 degree Celsius. ठीक है,
तो ये क्या बोल रहे हैं कि केटल है जो 2 मिनट लगाता है 4 कप ऑफ वाटर को बॉईल करने के लिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि 1 कप में कितना है, 200 सीसी ऑफ वाटर है। तो 4 कप में कितना वाटर होगा, वॉल्यूम कितना होगा, 4 इंटू 200 सीसी यानी कि 800 सीसी ऑफ वाटर। ठीक है, और इसको बॉयल करने में टाइम लगता है 2 मिनट। इफ द कॉस्ट ऑफ पावर कंजम्पशन इज ₹1 पर यूनिट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बॉइलिंग 4 कप्स ऑफ वाटर। तो 4 कप ऑफ वाटर को बॉयल करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा पावर कंजम्पशन का, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि कितना पावर कंज्यूम होगा 4 कप ऑफ वाटर को बॉयल करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, उसके लिए हमें ये निकालना होगा कि हमें कितना हीट जो है वो इन्वॉल्व होगा ये 4 कप ऑफ वाटर के बॉयल होने से, कितना भी हीट जो है वो यूज्ड अप होगा। तो हमें क्या पता है, जो हीट रिलीज्ड या हीट एब्जॉर्ब्ड है दैट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो m क्या है, मास ऑफ द वाटर दैट इज गेटिंग बॉइल्ड, कितना बॉयल हो रहा है, कितना मास बॉयल हो रहा है। c है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और t क्या है, डेल्टा t जो है वो है टाइम टेकन। तो इस केस में मास हम कैसे निकालेंगे, हमें वॉल्यूम पता है, ये तो वॉल्यूम है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है 1, वॉल्यूम है 100, तो मास हो जाएगा 800 ग्राम्स। तो ये हो गया मास। तो इसको अगर हम केजी में चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.8 kg। जहाँ तक स्पेसिफिक हीट की बात है तो वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जिसको अगर हम जूल में चेंज करें तो हो जाएगा 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमें m की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई। और डेल्टा t क्या है, डेल्टा t है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कोई भी सब्सटेंस को अगर हम बॉयल कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट। तो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो है डेल्टा टी। तो इस केस में जब हम बॉयल करना स्टार्ट किए थे तो रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली हम जब बॉयल करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस से वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉयल करता है। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 दैट इज 100 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमारे पास m, c और डेल्टा t तीनों ही वैल्यूज हैं, तो इनको पुट कर देते हैं। m की वैल्यू है 0.8, c की वैल्यू है 4.2। अच्छा, ये 4.2 जूल्स पर ग्राम है, तो इसको अगर हम केजी में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 1000 और डेल्टा टी है 75 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 252000 जूल्स। तो इतना एनर्जी जो है वो यूज्ड अप होगा 4 कप ऑफ वाटर को बॉयल करने के लिए। ठीक है, अब जो कॉस्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है पर यूनिट के लिए। मतलब 1 यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट होता है 1000 वाट आवर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये जो जूल्स है ना, इस जूल्स को या तो किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम यूनिट्स के टर्म में कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ है उसको निकालने के लिए हमें ये रिलेशन पता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ठीक है, तो इतना जूल्स जो है वो कितना किलोवाट आवर हो जाएगा, 252000 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 0.07 यूनिट्स। तो इसका मतलब कि ये 4 कप ऑफ वाटर को बॉयल करने के लिए 0.07 यूनिट्स ऑफ पावर कंज्यूम हुआ है। तो कॉस्ट कितना लग गया होगा, 1 यूनिट का कॉस्ट है ₹1, तो 0.07 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, 0.07 इंटू 1 दैट इज ₹0.07। इसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 7 पैसे, क्योंकि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें तो हम इसको इंटू 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 पैसे। तो 4 कप ऑफ वाटर बॉयल करने के लिए जो कॉस्ट आएगा पावर कंजम्पशन का वो है 7 पैसे।
मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं चलेगा, इसके बाद खुद को करना पड़ेगा प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड आई एम श्योर यू विल नेल इट। ठीक है, तो मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।